नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जहाँ तक आरबीएसई के सिलेबस की बात है, 3 चैप्टर्स है इसके अंदर, कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड कंजम्पशन फंक्शन। उसके साथ सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी दिए हुए हैं। दूसरे चैप्टर में आपके इनकम डिटर्मिनेशन दिया हुआ, तीसरे चैप्टर में एक्सेस डिमांड और डी एफिशिएंट डिमांड दी हुई। सेम सीबीएसई के सिलेबस में है। पहला चैप्टर जो है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड वो है कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। दूसरा चैप्टर इनकम डिटर्मिनेशन का और तीसरा चैप्टर एक्सेस डिमांड और डी एफिशिएंट डिमांड का चैप्टर है। देखिए ये चैप्टर जो है बेसिकली एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई में लगभग ये 12 मार्क्स का आता है और आरबीएसई के अंदर ये 6 मार्क्स का आता है, क्योंकि आरबीएसई का 40 नंबर का पेपर आता है तो उसमें 6 से 8 नंबर का लगभग ये आता है। ठीक है, तो एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक मुझे आप लोगों से थोड़ा सा ये कहना है कि जो भी वीडियो आप देखें वो पूरा देखें, ताकि आप कंसेप्ट को पूरी तरह से समझ पाए। आप आधा अधूरा वीडियो छोड़ेंगे तो फिर कंसेप्ट आपको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। देखिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की थ्योरी सबसे पहले 1936 में जॉन मेनार्ड केन्स ने दी। ठीक है, इस थ्योरी को देने वाले कौन थे? J.M. केन्स। ठीक है, जॉन मेनार्ड केन्स ने सबसे पहले ये थ्योरी दी। उन्होंने एक बुक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस थ्योरी में उन्होंने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का थ्योरी दिया। ठीक है, इस बुक के अंदर जॉन मेनार्ड केन्स ने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की थ्योरी दी। देखिए हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की थ्योरी को पढ़ें उससे पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि ये थ्योरी दी क्यों गई। एक्चुअली 1930 से लेकर से पहले की जो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स कहलाती है क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हम मार्शल को लेते हैं, हम पीगू को लेते हैं, हम एडम स्मिथ को लेते हैं। इन सारे लोगों को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माना जाता है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि इकोनॉमी को अगर फ्री छोड़ दिया जाए, फ्री छोड़ने का मतलब गवर्नमेंट उसके अंदर किसी तरह का इंटरफेरेंस ना करे तो, और इकोनॉमी को मार्केट फोर्सेस के भरोसे पे छोड़ दिया जाए तो इकोनॉमी में ना तो कभी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होगी और ना इकोनॉमी में कभी ओवर प्रोडक्शन आएगा। ठीक है, सरकार का काम केवल इतना ही रहे कि वो सरकार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करे, इकोनॉमी में किसी तरह का इंटरफेरेंस सरकार को नहीं करना चाहिए। और उसके फेवर में उन्होंने कुछ थ्योरीज भी दी, जैसे एक सेज लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाता है कि सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड, सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, ये सप्लाई अपनी खुद डिमांड जनरेट कर लेती है। तो बेसिकली उनका मानना यह था कि इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस हैं वो फोर्सेस उस प्रॉब्लम को बैलेंस करके सॉर्ट आउट कर देंगे और इकोनॉमी में कभी भी कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगी। बेसिकली क्लासिकल थ्योरी जो थी वो एक लॉन्ग रन थ्योरी थी। 1930 तक ये क्लासिकल थ्योरी चलती रही, लेकिन 1930 के बाद जब इकोनॉमी में डिप्रेशन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे क्लासिकल इकोनॉमिक्स कोलैप्स कर गया, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स की दो जो बेसिक चीजें थी कि इकोनॉमी को मार्केट के भरोसे पे छोड़ दो और इकोनॉमी में कितनी भी सप्लाई कर लो डिमांड जनरेट हो जाएगी, वो दोनों ही चीजें कोलैप्स हो गई। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई कि सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि जितनी भी ये मंदी आई वो उन कंट्रीज में ज्यादा आई जिन कंट्रीज में कैपिटलिज्म था, यानी कि जहां पर गवर्नमेंट का इकोनॉमी में इंटरफेरेंस मिनिमाइज था, वहां पर ये प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, और धीरे धीरे ये मंदी पूरे वर्ल्ड में फैल गई और क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थी वो कोलैप्स हो गई। तब 1936 में कीन्स ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसके अंदर उन्होंने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की थ्योरी को प्रस्तुत किया या पेश किया। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर कीन्स ने 2 चीजें कही। सबसे पहले कीन्स ने यह कहा कि इकोनॉमी को, स्पेशली जबकि इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई है, तो इकोनॉमी कभी भी बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के चल ही नहीं सकती। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इकोनॉमी में सप्लाई कुछ नहीं होती, इकोनॉमी में जो भी इंपॉर्टेंट है वो डिमांड की है।
जब तक इकोनॉमी में डिमांड नहीं होगी तब तक इकोनॉमी नहीं चल सकती है। तो बेसिकली जो क्लासिकल इकोनॉमिक सप्लाई साइड पे बात करती थी वो पूरी की पूरी कीन्स ने चेंज की और उन्होंने कहा डिमांड की पैरामीटर होता है इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट और इनकम को डिटरमाइन करने का। उन्होंने ये कहा कि इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट का जो डिटर्मिनेशन होता है वो इफेक्टिव डिमांड के लेवल पर होता है। ठीक है, कि इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट कहां डिटरमाइन होंगे? इफेक्टिव डिमांड के लेवल पर डिटरमाइन होंगे। अब समस्या ये है कि भाई ये इफेक्टिव डिमांड क्या होती है? तो पहली बात हमने स्टार्ट करी किससे? इफेक्टिव डिमांड से। तो कीन्स का ये कहना था कि द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड विच इज satisfied by the level of aggregate supply is called effective demand। ठीक है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड का वो लेवल जिसको एग्रीगेट सप्लाई सेटिस्फाई करती है वो लेवल क्या कहलाता है? इफेक्टिव डिमांड का लेवल कहलाता है। तो इसका मतलब इफेक्टिव डिमांड को डिटरमाइन करने वाले दो पैरामीटर हो गए। नंबर एक एग्रीगेट डिमांड और दूसरा पैरामीटर हो गया एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो अभी तक हमने दो बात करी कि भाई इफेक्टिव डिमांड क्या है और इफेक्टिव डिमांड को डिटरमाइन करने वाले दो पैरामीटर कौन कौन से हो गए? एक तो एग्रीगेट डिमांड हो गया और दूसरा एग्रीगेट सप्लाई हो गया। अब हम बात करेंगे कि भाई एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। चलिए, पहली बात आई एग्रीगेट डिमांड। तो कीन्स का यह कहना था कि द सम ऑफ एक्सपेंडिचर डन ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड services in a country during an accounting year is called aggregate demand। ठीक है, कीन्स का ये कहना था कि एक साल में किसी भी कंट्री में ऑल फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर जो भी खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उस एक्सपेंडिचर का सम क्या कहलाता है? एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन कौन से ऑफ एग्रीगेट डिमांड? तो सबसे पहला कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड का होता है दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब समस्या यही है कि भाई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो हाउस होल्ड सेक्टर जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर खर्चा करता है वो खर्चा क्या कहलाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। एक्सपेंडिचर डन बाय द हाउस होल्ड सेक्टर on all final goods oblique services is called consumption expenditure। ठीक है, कि हाउस होल्ड सेक्टर फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर जो खर्चा करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो तरह का हो सकता है। One is called autonomous consumption and second one is called
इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन को डिफाइन किया जाता है सी बार से और इसको किया जाता है स्मॉल बी इंटू वाई से। सबसे पहले हम बात करें ऑटोनॉमस कंजम्पशन की। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन का वो पार्ट है जो इनकम पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि जब आपकी इनकम जीरो होती है तो उस सिचुएशन में जो भी मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है? आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहलाता है। दूसरी बात आती है इंड्यूस्ड कंजम्पशन पे। तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जो इनकम पर डिपेंड करता है और इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेट करता है, यानी कि जो कंजम्पशन इनकम बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है और इनकम घटने के साथ साथ घटता है, वो कंजम्पशन क्या कहलाता है? आपका इंड्यूस्ड कंजम्पशन कहलाता है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन को सी बार से डिनोट किया जाता है और इंड्यूस्ड कंजम्पशन को बी वाई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट। नाउ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर बाय बिजनेस सेक्टर in the process of capital formation is called इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस में बिजनेस सेक्टर जो भी गुड्स और सर्विसेज पर पैसा खर्च करता है वो क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी दो तरह का हो सकता है। वन इज कॉल्ड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, एंड सेकंड वन इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का वो पार्ट है जो इनकम पर डिपेंड नहीं करता, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इनकम का कंजम्पशन का वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का वो पार्ट है जो कि इनकम पर डिपेंड करता है और इसके साथ पॉजिटिवली रिलेट करता है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को आई बार से डिनोट किया जाता है और इसको स्मॉल ई इंटू वाई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तीसरा मामला आया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट on final goods, oblique services during an accounting year is called गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन पे भी हो सकता है और इन्वेस्टमेंट पे भी हो सकता है, दोनों तरह के एक्सपेंडिचर सरकार करती है। चौथा पैरामीटर होता है, दैट इज चौथा कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट को हम x माइनस एम से दिखाते हैं। तो टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस जो होता है वो क्या कहलाता है? नेट एक्सपोर्ट कहलाता है। अब एक्सपोर्ट क्या है? डोमेस्टिक गुड्स पर फॉरेनर्स जो पैसा खर्च करते हैं वो एक्सपोर्ट कहलाता है, और फॉरेन गुड्स पर डोमेस्टिक पीपल जो पैसा खर्च करते हैं वो क्या कहलाता है? इंपोर्ट कहलाता है। तो अकॉर्डिंगली बेसिकली दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट मींस x माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, विच इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट, इसको हमने एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट माना है। तो कुल मिलाकर के एग्रीगेट डिमांड के चार कंपोनेंट हुए। नंबर 1 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नंबर 3 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नंबर 4 नेट एक्सपोर्ट। तो इसका मतलब आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस x माइनस m, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। तो टोटल एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन आ जाती है आपकी C प्लस I प्लस G प्लस x माइनस m। अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल पे। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं। तो द मैथमेटिकल टेबल
table which shows the various combinations of aggregate demand and income is called aggregate demand schedule. ठीक है, तो अब देखिए हम एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल जब बनाते हैं, जब कीन्स ने एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बनाया तो उन्होंने केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी ली, जिसमें उन्होंने केवल हाउस होल्ड सेक्टर को लिया और बिजनेस सेक्टर को लिया। इसके साथ साथ उन्होंने ये माना कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ऑटोनॉमस होता है और बाहर से डिसाइड होता है। इट मींस विच इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो हम यहां पे 3 चीजें लेने वाले हैं। सबसे पहले हमने ली इनकम, दैट इज वाई, फिर हम लेने वाले हैं सी, दैट इज कंजम्पशन, फिर हम लेने वाले हैं इनकम इन्वेस्टमेंट, दैट इज आई, और इन दोनों को जोड़ करके हम क्या बनाने वाले हैं, एग्रीगेट डिमांड बनाने वाले हैं। तो हमारी टेबल में 4 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में हम इनकम लेने वाले हैं, दूसरे कॉलम में हम कंजम्पशन लेने वाले हैं, तीसरे कॉलम में हम इन्वेस्टमेंट लेने वाले हैं, चौथे कॉलम में हम सी प्लस आई को जोड़ करके एग्रीगेट डिमांड निकालने वाले हैं। मैंने कहा 0, 100, 200, 300 और 400, ये मैंने 4 इनकम लेवल अज्यूम कर लिए। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है जब इनकम 0 होती है, तो भी हम कोई ना कोई कंजम्पशन करते ही करते हैं। ठीक है, हम बेकार हैं, बेरोजगार हैं, हमारी इनकम नहीं है, तब भी हमें रोटी तो खानी ही पड़ेगी। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी कोई ना कोई कंजम्पशन होगा। सपोज 50 रुपए का कंजम्पशन है। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा, लेकिन वो इनकम के कंपैरिजन में कम बढ़ेगा, क्योंकि हम कुछ पार्ट क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो मैं इसको 50-50 पे बढ़ाता जा रहा हूं, 250। मैंने ये यहां पे माना है कि अगर 100 रुपए इनकम बढ़ती है मेरी, तो 50 रुपए मेरा कंजम्पशन बढ़ जाता है और 50 रुपए की मैं सेविंग कर लेता हूं। अब इन्वेस्टमेंट को कीन्स ने ऑटोनॉमस माना, बाहर से डिसाइड होता है, तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैंने यहां पे इसको 50 पे कांस्टेंट कर दिया, 50 और ये 50। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इन्वेस्टमेंट। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, आपकी एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी। तो ये हो गया 100, ये हो गया 150, ये हो गया 200, ये हो गया 250 और ये हो गया 300। एंड दैट इज योर एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। बहुत आराम से बनेगा, कुछ भी याद नहीं रखना आपको। आप सीधा सीधा क्या करेंगे, इनकम का लेवल अज्यूम कर लीजिए। 0 लेवल ऑफ इनकम पर कोई कंजम्पशन हमने अज्यूम कर लिया, उसके बाद इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाए वैसे वैसे कंजम्पशन को बढ़ाते जाइए, लेकिन इनकम से कम बढ़ाइए। ठीक है, उसके बाद हमने कोई एक वैल्यू लेकर के इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट कर दिया, दोनों को ऐड करके हम क्या बना देंगे, एग्रीगेट डिमांड बना देंगे। इसको ग्राफ पे उतार दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व बन जाएगा। तो यहां से मैं एग्रीगेट डिमांड कर्व भी ले लेता हूं। इसकी डेफिनेशन सेम, मैथमेटिकल टेबल की जगह कर्व आ जाएगा कि द कर्व विच shows the various combinations of income and aggregate demand is called aggregate demand curve। ठीक है, अब इसको आप ग्राफ पे बना लीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहां पे 100, यहां पे 200, यहां पे 300, यहां पे 400, ये हो गया मेरा इनकम का लेवल। ठीक है, यहां पे 50 का स्केल ले लेते हैं, 50, 100, 150, 200, 250, 300। ठीक है, अब 0 लेवल ऑफ इनकम पर एग्रीगेट डिमांड है 100, 100 पे है 150, 200 पे है 200, 300 पे है 250 और 400 पे 300। तो यहां से हमने इसको मिला दिया, तो ये जो कर्व बना, दैट कर्व विल बी नोन एज एग्रीगेट डिमांड विच इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या निकाल लेते हैं, एग्रीगेट डिमांड कर्व निकाल लेते हैं।
तो आज की क्लास में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल और एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे बनाया जाता है। अगली क्लास में हम एग्रीगेट सप्लाई पे बात करेंगे, फिर दोनों को मिला करके हम इनकम डिटर्मिनेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स कवर करेगा। और वीडियो पूरा देखिएगा, अदरवाइज नहीं समझ आएगा। थैंक यू। अब इस पे लगा